हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख 3 कविताएं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी 3 कविताएं हैं। तो हमारी 3 कविताएं जो हैं उनमें से प्रथम कविता है आत्मकथ्य, दूसरी कविता है उत्साह और तीसरी कविता है अट नहीं रही है। मूलतः ये कविताएं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये हमारे काव्यखंड की प्राथमिक पाठ में से आती हैं और इसी के कारण हो सकता है कि यहाँ से प्रश्नोत्तर बहुत ज़्यादा हैं और जनरली ये ट्रेंड भी है कि शुरुआती जो कविताएं होती हैं उनसे प्रश्नोत्तर आते भी हैं। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं हम पढ़ने की अपने। इसी क्रम में हम पढ़ने वाले हैं जो उसमें सबसे पहले हम कविताओं के भावार्थ को समझेंगे और फिर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की ओर चलेंगे। आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं। इसी क्रम में जो सबसे पहली कविता है वो है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य जो कविता है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य धारा के एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं, एक बहुत बड़े कवि हैं। ये कविता जो उन्होंने लिखी उसका मूल आधार ये था कि एक बार इनसे कहा जाता है कि अपनी आत्मकथा लिखिए। अब जब आत्मकथा की बात उनसे कही जाती है तो वो इस बात को टालते हैं पहले तो, पर फिर उनके मित्र उनको दबाव देते हैं कि भैया आत्मकथा आप जैसा लेखक अगर नहीं लिखेगा तो कौन लिखेगा, एक बार आप अपनी आत्मकथा जरूर लिखिए। इसी कश्मकश में जो तर्क जन्म लेता है वही ये कविता है। वो अपने मित्रों के अनुरोध को पूर्णतः नकारते भी नहीं हैं और पूर्णतः स्वीकारते भी नहीं हैं। इसी दोनों के बीच में वो एक कविता लिखते हैं जिसका शीर्षक होता है आत्मकथ्य। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं इस कविता को और समझते हैं कि ये कविता किस विचारधारा को प्रकाशित करती है और इस कविता में लेखक अपनी कौन सी बात को कहता है। तो देखिए, कविता इस प्रकार से है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कहाँ डालूं दुर्बलता अपनी, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो बच्चों, ये थी कविता। आइए इसका अर्थ समझते हैं। मूलतः इस कविता में कभी ये कहता है कि अपने मन को भंवरे की उपमा देते हुए कभी ये बताता है कि मैं अपनी कौन सी कहानी कहूँ, यानी कि मैं अपने जीवन की कौन सी कथा कहूँ। मेरे ही सामने न जाने कितनी पत्तियाँ मुरझाकर गिर रही हैं, अर्थात इस नश्वर और दुखपूर्ण संसार में कितने ही लोगों ने अपने जीवन के इतिहास को लिखा है, जिसे पढ़कर ऐसा लगता है कि वे स्वयं ही अपनी हंसी उड़ा रहे हैं। इस सत्य को जानने के बाद भी आप चाहते हैं कि मैं अपनी कमियां दुर्बलताएं कह दूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन की उदासी को देखकर तुम आनंदित होना चाहते हो, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कहानी सुनकर तुम्हें यह ज्ञात हो कि तुम ही मेरे जीवन की उदासी के कारण हो। देखो बच्चों, ये था भावार्थ। अब कवि यहाँ ये कहता है कि मैं जब जानता हूँ कि दुनिया में एक से एक लोग हुए हैं और सब अपनी बात को, सब अपनी आत्मकथा को लिखते हैं, पर जब उनकी आत्मकथा पढ़ी जाती है तो इस प्रकार से प्रतीत होता है कि जैसे वो अपना व्यंग उड़ा रहे हैं। जब इस बात को मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, तो फिर मैं अपनी आत्मकथा क्यों लिखूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे जीवन की रिक्तता से आनंद लेना चाहते हैं, यानी कि जो मेरे जीवन का खालीपन है उसका आप आनंद लेना चाहते हैं। और फिर आगे कभी कहता है, पर ऐसा ना हो कि आपको ये प्रतीत हो कि ये जो मेरे जीवन की रिक्तता है वो आपके ही कारण है। तो इस प्रकार से बच्चों इस पद का भाव था। आइए बढ़ते हैं आगे और आगे कविता का अर्थ समझते हैं। तो देखिए, आगे कवि बताता है, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। देखिए बच्चों, यहाँ कवि बताता है कि मेरा स्वभाव बहुत सरल है, मैं बहुत सरल सा आदमी हूँ और इस सरलता की मैं अपनी हंसी उड़वाना नहीं चाहता हूँ। अब भाई हंसी कैसे उड़ेगी? तो कवि ये कहता है कि जब मैं अपनी आत्मकथा लिख दूंगा तो लोग उस आत्मकथा को पढ़ेंगे और मैं सारी बातें सत्य ही लिखूंगा।
इस सरलता से लोग मेरा उपहास भी उड़ाएंगे कि भाई कवि के जीवन में कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई थी, ऐसा हुआ था। तो इसी बात को कहता है कि कभी मैं अपनी हंसी नहीं उड़वाना चाहता हूँ। फिर देखिए आगे कवि क्या कहता है कि मेरे जीवन में कुछ मधुर स्मृतियां हैं, कुछ सुखद क्षण हैं जिन्हें मैं किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। अर्थात कवि अपने जीवन की सुखद स्मृतियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है। आगे कवि कहता है कि वह सुख जिसका मैंने सपना देखा था मुझे कभी मिला ही नहीं, ऐसा सुख जो मेरी बाहों में आते आते रह गया। कभी ये बताता है कि कुछ मेरी प्रसन्नताएं हैं, कुछ मेरी सुखद स्मृतियां हैं जिनको मैं सामाजिक जीवन में व्यक्त करना नहीं चाहता हूँ, जिनको मैं लोगों के बीच में बताना नहीं चाहता हूँ। और जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे प्राप्त नहीं हुई, जिनके लिए मैंने बहुत मेहनत की पर मिली नहीं। और इसीलिए कुछ कष्ट मेरे जीवन में इस बात का भी है जिसे भी मैं व्यक्त भी नहीं करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से कवि अपनी बात कहता है। आगे के पद में हम देखते हैं कि कवि आगे और क्या कहना चाह रहा है। आगे कवि बताता है अपने भाव के अनुसार, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उनकी स्मृति पाथे बनी है थके पथ की पंथा की। जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों तुम मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो बच्चों इस पद का भावार्थ समझते हैं। इस पद में कवि बताता है, अपनी यादों में डूबा हुआ कवि कहता है कि मेरे प्रिय के गालों से अनुरागिनी उषा भी लालिमा लेती थी। बेटा अनुरागिनी उषा का जो अर्थ होता है वो होता है सुबह के समय जो लालिमा हमें दिखाई देती है वातावरण में, उसी बेला को कहा जाता है अनुरागिनी उषा। तो वो ये बताता है कि मेरे जो प्रिय थे उनके गालों से, उनकी गालों की तुलना सुबह की रोशनी से करता है, सुबह के माहौल से करता है, और बताता है कि ये स्मृतियां ही मेरे जीवन का पथ प्रदर्शक बनी हैं। मेरे जीवन की इस सिलाई को उधेड़ कर तुम्हें क्या मिलेगा और तुम क्या देखना भी चाहते हो। छोटे से इस जीवन की बड़ी घटनाएं आज मैं कैसे कह सकता हूँ। इन सब बातों से तो अच्छा है कि मैं चुपचाप दूसरों की बातों को सुनता रहूं, अर्थात मैं चुपचाप दूसरों के जीवन से सीख लेता रहूं। और फिर मैं बड़ा सरल व्यक्ति हूँ, मेरी आत्मकथा सुनकर तुम क्या करोगे। हाँ, मेरे जीवन में कुछ व्यथाएं ज़रूर हैं जो सोई हुई हैं और जिन्हें मैं वापस जगाना नहीं चाहता। तो बच्चों कवि ये बताता है कि जीवन में कुछ यादें हैं, ठीक है, और वो यादें हमारे जीवन का एक भाग हैं। जैसे उसके जीवन में एक याद है कि उसका कोई प्रिय है और उसकी वो याद करते हुए बताता है कि भाई वो उसकी जो यादें हैं मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा भाग है और उन्हीं यादों के सहारे वो अपना जीवन जी रहा है। और वो आगे कहता है कि इस जीवन की जो सीवन है यानी कि जो सिलाई है इसको उधेड़ कर तुम्हें क्या मिलेगा। और वो आगे ये भी कहता है कि यदि मान के चलिए मैंने अपनी आत्मकथा लिख भी दी तो जो मेरी व्यथा है जो अभी सो गई जिसको मैं भूल गया हूँ वो फिर से जागृत हो जाएगी। तो बेटा इस प्रकार से हमने इस कविता का अर्थ जाना। आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि कवि अपनी आत्मकथा क्यों लिखना नहीं चाहता। बेटा इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है जो इस प्रकार है कि आत्मकथ्य कविता के आधार पर बताइए कवि द्वारा आत्मकथा ना लिखने के कौन कौन से कारण हैं। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से हमको लिखना है, आत्मकथ्य कविता के आधार पर कवि द्वारा आत्मकथा ना लिखने के निम्न कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण क्या है भाई, हम जान लेते हैं। कवि अपनी कमियों गलतियों को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है। दूसरा बेटा कारण यह है कि कवि अपने साथ हुए कपट यानी कि धोखाधड़ी को व्यक्त कर फिर से दुखी होना नहीं चाहता है। होता है ना कि जब हम अपने साथ हुए बुरे बर्ताव को याद करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, तो इस कारण वो अपनी आत्मकथा को लिखना नहीं चाहता है। फिर देखिए आगे क्या है, आत्मकथा लिखते समय अपने निजी जीवन के सुख एवं आनंद को भी लिखना अपेक्षित है, मतलब जरूरी होता है आत्मकथा लिखते समय, परंतु कवि ऐसा नहीं करना चाहता है। तो इस प्रकार से बेटा तीन कारण है। पहला कारण तो यह है कि वो अपनी कमियां बताना नहीं चाहता, अपनी खामियां बताना नहीं चाहता है। दूसरा कारण यह है कि कवि
के जीवन में उसे कुछ धोखा मिला है, कपट हुआ है उसके साथ, तो वो ये चीज़ भी व्यक्त करना नहीं चाहता, इस चीज़ को याद करके वो वापस दुखी होना नहीं चाहता। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि वो अपने जीवन के कुछ सुखद पल हैं, कुछ सुखद स्मृतियां हैं, जिन्हें वो सबके साथ बांटना नहीं चाहता है। तो ये प्रमुख 3 कारण हैं जिसके कारण कवि आत्मकथा लिखने में आनाकानी कर रहा है या आत्मकथा लिखना नहीं चाहता है। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आत्मकथा कविता के अनुसार कवि के जीवन की पीड़ा क्या है? तो आइए बच्चों, आप जब हमने कविता का अर्थ पढ़ा था तो हमने इसकी पीड़ा के बारे में भी पढ़ा था कि किसी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करता है कवि, हमारा सुख के पीछे भागता है और वो सुख उसे मिलता नहीं है, उसी बात की उसे पीड़ा होती है। अब इस प्रश्न के उत्तर को हम कैसे लिखेंगे परीक्षा में, आइए हम ये समझ लेते हैं। तो देखिए, कविवर के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी का अलभ्य, मतलब जिसे पाया ना जा सके। बेटा, अलब्ध शब्द का अर्थ होता है जिसे पाया ना जा सके। अलभ्य सुख यानी कि प्रेयसी है जो जीवन में क्षणिक रस घोलकर चांदनी रातों में खिलखिलाकर मुस्कुराकर चली गई है। कवि जिस सुख को पाने की कल्पना में प्रयासरत रहा है वह सब कुछ एक पल में ही तिरोहित हो गया है। तो बच्चों, होता यह है कि हर मनुष्य के जीवन में, यहाँ केवल कवि की बात नहीं है, हर मनुष्य के जीवन में हम कुछ पाने का प्रयास करते हैं। कभी वो हमें लगता है कि बिल्कुल हमारे पास आ गया है और कभी वो हमें लगता है कि हमसे दूर हो गया है। तो इसी क्रम में ये बात कवि के साथ भी घटती है कि कभी किसी चीज़ को पाने का प्रयास करता है पर वो कुछ समय तक तो उसके साथ रहता है और फिर वो गुजर जाता है, उस चीज़ से अलग हो जाता है, तो इससे कवि को विक्षोभ उत्पन्न होता है। तो बच्चों, इस प्रश्न का भी उत्तर हमने जान लिया है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। कविता के अनुसार मन रूपी भंवरा क्या कहता? उत्तर है, अपने मन को भंवरे की उपमा देते हुए कवि स्पष्ट करता है कि मैं अपने जीवन की कौन सी कथा कहूँ, मेरे ही सामने न जाने कितनी पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं। अर्थात इस नश्वर एवं दुखपूर्ण संसार में कितने ही लोगों ने अपने जीवन इतिहास को लिखा है जिसे पढ़कर ऐसा लगता है कि वे स्वयं ही अपनी हंसी उड़ा रहे हैं। इस सत्य को जानने के बाद भी मैं अपनी कमियां दुर्बलता कैसे कहूँ? तो यही बात बच्चा जो होता है वो कभी बताता है कि मैं अपने मन को भंवरे की उपमा देकर बोलता है कि भैया मैं अपनी कहानी कैसे लिखूं और कौन सी कथा लिखूं। जब ये संसार नश्वर है, इस संसार में लोग आते जाते रहते हैं और जब वो अपनी कहानियाँ लिखते हैं, अपनी आत्मकथाएं लिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अपना मजाक उड़ा रहे हैं। अब इस पर भी आप चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी लिखूं, तो यही बात है, इसी तथ्य को ध्यान में रखकर कभी कहता है कि भाई मैं क्यों लिखूं। बच्चों, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं, ऐसा कवि क्यों कहता है? तो देखिए भैया, इसके पीछे का क्या कारण बताते हैं हमारे कवि महाशय। आत्मकथा सुनाने के निवेदन पर कवि कहता है कि अभी तक के जीवन में कवि ने ऐसी कोई भी उपलब्धि प्राप्त नहीं की है जिसे वह आत्मकथा के रूप में व्यक्त कर सके। साथ ही साथ वह कहता है कि उसके जीवन की सभी पीड़ाएं इस समय सोई हुई हैं। आत्मकथा के माध्यम से वो इन्हें वापस जगाना नहीं चाहता। तो बच्चों, यहाँ ना 2 प्रमुख कारण उसने बताए हैं। पहला तो ये कि वह कवि जो है वो ये नहीं मानता कि जीवन में उसने कुछ प्राप्त कर लिया है या कुछ बड़ा ऐसा उसने प्राप्त किया है इसको आधार बनाकर आत्मकथा लिखी जानी चाहिए। फिर दूसरा ये कारण है कि वो यह कहता है कि उसका जो जीवन है उसमें जो पीड़ाएं हैं वो अभी सुप्तावस्था में है, यानी कि कवि उन पीड़ाओं को भूलकर जीवन में आगे बढ़ चुका है। अब यदि वो आत्मकथा लिखने बैठ जाएगा तो वापस से वही सारी पीड़ाएं जागृत हो जाएंगी, उन्हें वही पुरानी स्मृतियां घेर लेंगी। तो कवि ये भी नहीं करना चाहता है, इसलिए वह आत्मकथा के संदर्भ में कहता है कि उसके पास समय नहीं है और अभी वो समय आया भी नहीं है। बच्चों, इस प्रकार से इस प्रश्न का भी उत्तर हमने जान लिया। आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार से है, आत्मकथ्य कविता के अनुसार समझाइए कि कवि की सुखद स्मृतियां कवि के जीवन का पथ प्रदर्शक कैसे बनी। अब बेटा, इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। दूसरा तरीका यह है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। देखिए बच्चों, हमेशा होता यह है कि किसी भी पाठ से निश्चित संख्या में ही प्रश्न पूछे जाते हैं।
तय होता है कि कितने कॉन्सेप्ट है और उन्हीं कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछा जाता है, पर प्रश्न को घुमा दिया जाता है बार बार कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप रिवीजन करें, सारे कॉन्सेप्ट नोट कीजिएगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट पार्ट के अंदर आए हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट से प्रश्न बन सकता है। तो आपका रिवीजन भी बेटा सॉलिड हो जाएगा और परीक्षा की दृष्टि से आपको सरलता भी हो जाती है। बढ़ते हैं बेटा वापस हमारे प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न इस प्रकार से था कि स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। अब इसका उत्तर में किस प्रकार से लिखना है ये हम समझ लेते हैं। देखिए, उक्त कविता के अनुसार स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय अपनी प्रिय की स्मृति के सहारे जीवन जीने से है। कवि का जीवन संघर्षों से भरा है। अपने प्रिय के साथ बिताए मधुर पलों की स्मृतियां ही अब कवि के जीवन जीने का एकमात्र सहारा व मार्गदर्शक हैं। इसलिए कवि उन्हें किसी के साथ बांटना नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ अपने आप तक संजोकर रखना चाहते हैं। जैसे थका हुआ यात्री शेष यात्रा का रास्ता देखते हुए अपनी मंजिल पा जाता है, वैसे ही कवि अपनी यादों के सहारे अपना शेष जीवन बिता लेगा। मनुष्य अपनी सुखद स्मृतियों की याद में अपना सारा जीवन व्यतीत कर सकता है। तो देखिए बच्चों, हमेशा जब भी जीवन में, ये सामान्य मनोविज्ञान है कि जब हम सुख में होते हैं तब हमें दुख की चिंता सताती है कि भाई अरे कहीं दुख ना आ जाए हमारे जीवन में, अरे कुछ ऐसा ना हो जाए। पर इसके विपरीत जब हम दुख में होते हैं, जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं, तो हमारे जीवन में सुख की जो हमारी यादें होती हैं, जो हमारी मधुर सुख की अनुभूतियाँ होती हैं, वो हमारा संबल बनती हैं, वही हमारा सहारा बनती हैं। और यही चीज़ कवि महोदय के साथ भी होती है कि वो अपने जीवन में संघर्ष करते हुए अपनी स्मृतियों को, अपने प्रिय की स्मृतियों को आधार बना लेते हैं और उन्हीं के सहारे जीवन काटने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने इस प्रश्न का उत्तर भी प्राप्त कर लिया। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि का क्या आशय है, या कवि क्या कहना चाहता है। तो देखिए, इस कथन के आधार पर कवि कहना चाहता है कि निजी प्रेम के मधुर क्षण सबके सामने प्रकट करने योग्य नहीं है। मधुर चांदनी रातों में बिताए सुख के पल किसी उज्जवल कहानी के समान होते हैं और ये कहानी मेरे जीवन की संपत्ति है जिसे मैं लिखना नहीं चाहता। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के अंदर जो पहली कविता थी हमारी, हमने उसको समझ लिया है। आइए बढ़ते हैं आगे और हमारी दूसरी कविता पर चलते हैं। हमारी दूसरी कविता है बेटा निरालाजीकृत उत्साह। अब इस कविता की भूमिका समझ लेते हैं। मूलतः बेटा निराला जी जो है वो छायावादी कविता के एक बड़े कवि हैं और इनकी कविताओं में हमें दर्शन और भाषा का जो मेल देखने मिलता है वो बेजोड़ है और लिखने में इनकी प्रौढ़ता की तुलना आज तक किसी से की नहीं जा सकी। इतने प्रौढ़ कवि हुए हैं। उन्होंने एक कविता लिखी उत्साह, और इसका जो आधार था वो चेतना और जागृति था कि जिस समय वो कविता लिख रहे थे उस समय बड़े ही लोगों में निराश भाव थे, बड़े ही लोग उदास हुआ करते थे और उस समय की सामाजिक धारा भी इसी प्रकार से थी क्योंकि आज़ादी का दौर चल रहा था, क्रांति और स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर थे, तो चीज़ें उसी तरीके से चल रही थी। एक तरफ लोग निराश हो रहे थे, तो इसी भाव को ध्यान में रखते हुए हमारे कविवर ने लिखी उत्साह। तो आइए कविता पढ़ते हैं, इसका अर्थ समझते हैं। कविता इस प्रकार से बच्चों, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में, और मतलब बेटा हृदय, कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। आइए बच्चों इसका अर्थ समझते हैं। तो देखिए, कवि वर निराला बादलों को नव चेतना एवं क्रांति का प्रतीक बनाकर बादलों से कहते हैं कि बादलों, तुम इस सारे नभमंडल को घेर कर गर्जना करो। प्यारे और घुंघराले बादल, तुम्हारा स्वरूप ऐसा लगता है जैसे किसी बालक की कल्पना को पाल पोस कर सजीव किया गया हो। तुम्हारे हृदय में बिजली का अपार सौंदर्य है। तुम संसार को नव जीवन देने वाले हो, अर्थात बादल नवीनता एवं क्रांति का प्रतीक है। बादलों, तुम अपनी वज्र जैसी अपार शक्ति से इस जग में नई ऊर्जा भर दो। तो बच्चों, यहाँ कवि जो होता है वो बादलों से ये अपील करता है, ये विनती करता है कि भाई बरसो, और कैसे बरसो, गरज के बरसो, और इस अपनी गर्जन से जो सोए हुए जन हैं, जो शोषित जन हैं, उनको नई चेतना से भर दो, उनके अंदर एक नया उत्साह भर दो।
और आपका जो जो गर्जना है, आपका जो आकार, जो स्वरूप है, वो बच्चों के समान दिखाई देता है। तो ये बच्चों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले पद को। जो कविता का अगला पद है, विकल विकल उन्मय थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो बेटा यहाँ कभी बताता है कि चारों ओर जब बेचैनी थी, मतलब गर्मी से लोग बड़े परेशान थे, बड़े त्रस्त थे, ऐसे में, और ऐसे में क्या कि ऐसी स्थिति में ना जाने तुम कहाँ से आ गई, आने के साथ साथ और तुम किस दिशा में बरस भी गए। तो ये बात बोलते हैं। अब देखिए इसका अर्थ समझ लेते हैं कि भाषा में लिखने की दृष्टि से इसको कैसे लिखा जाएगा। जब चारों ओर से बेचैनी थी, व्याकुलता थी और लोगों के मन उष्टे हुए थे, सभी जन भीषण गर्मी से दुखी थे, तब ना जाने किस अनजान दिशा से तुम चले आए। आगे कभी बादलों से कहता है कि खूब बरसो और गर्मी से त्रस्त लोगों को शीतलता प्रदान करो। तो बच्चों ये था कविता का अर्थ। आइए आगे बढ़ते हैं अगली कविता की ओर। और अगली कविता है हमारी अट नहीं रही है। अट नहीं रही मूलतः कविता का जो भाव है वो है वसंत को लेकर, यानी कि वसंत ऋतु का जब आगमन होता है और उस समय प्रकृति का वातावरण किस प्रकार से लुभावना हो जाता है, किस प्रकार से प्रकृति मोहक रूप धारण करती है, उसी वातावरण को व्यक्त करते हुए ये कविता लिखी गई है। तो आइए बच्चों इस कविता को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। तो देखिए, अट नहीं रही है आभा फागुन की, सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अब बेटा इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो देखिए, फागुन माह में आने वाली बसंत ऋतु का चित्रण बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया गया है। कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता इतनी अधिक है कि उससे नजर हटाने को मन नहीं करता, अर्थात कोई भी अपने आप को उसका आनंद लेने से रोक नहीं पा रहा है। फागुन की सुंदरता प्रकृति में समा नहीं पा रही है, यानी वसंत ऋतु में प्रकृति बहुत ही सुंदर लग रही है। जब बसंत ऋतु में हर ओर हरियाली और फूलों की खुशबू फैल जाती है, उस समय कवि को ऐसा लगता है मानो जैसे फागुन खुद सांस ले रहा हो और सुगंधित वातावरण से हर घर को महका रहा हो। कवि आगे कहते हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे तुम बेटा मतलब फागुन मास आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हो। कवि वसंत ऋतु की सुंदरता को देखकर कहता है कि मैं अपनी आंखें तुमसे तुमसे मतलब बसंत ऋतु से बेटा, बसंत ऋतु की सुंदरता से तुमसे हटाना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी आंखें तुमसे हट नहीं पा रही हैं। तो देखो बेटा, ये था वसंत ऋतु का वर्णन जो हमें पहले पद में देखने को मिला। यहाँ बच्चों कवि ये कहता है कि वसंत इतना सुंदर है कि वो उससे नजर हटाना चाहता है पर नजर हट नहीं रही है, और उसी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि बताता है कि भाई ऐसा लग रहा है पेड़ों पर इतने फूल आ चुके हैं, इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं, सुंदर वातावरण है कि वो अपनी नजर हटाना चाह रहा है पर हटा नहीं पा रहा है। तो देखिए बच्चों बढ़ते हैं आगे, अगले पद की ओर चलते हैं। अगला पद है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। देखिए बच्चों इस पंक्ति का अर्थ समझते हैं, इस पंक्ति के भाव को समझते हैं। कवि कहते हैं पेड़ पौधों की शाखाओं कोमल पत्ते निकल आए हैं, जिसके कारण चारों तरफ से पेड़ हरे एवं लाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पेड़ों पर हरे पत्तों के बीच लाल फूल उग आते हैं। कवि उस समय की कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो जैसे प्रकृति ने अपने हृदय पर रंग बिरंगी धीमी खुशबू देने वाली कोई सुंदर सी माला पहन रखी हो। वसंत ऋतु की सुंदरता इतनी अधिक है कि वह कहीं समा ही नहीं रही है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इसके भावार्थ को समझा, कविता को समझा। आइए बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ और जानते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में हमें देखने को मिल सकते हैं। इसी क्रम में बच्चों हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, उत्साह कविता के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। अब बच्चों यहाँ समझ लीजिए इसका उत्तर हमें किस प्रकार से लिखना है। उत्साह कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में
कवि ने तत्सम तद्भव शब्दावली युक्त एवं खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा ओजपूर्ण है तथा वीर रस की प्रधानता से संयुक्त है। कविता में अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है, जैसे ललित ललित, विकल विकल आदि शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाल कल्पना से पाले में उपमा अलंकार है। आए अज्ञात दिशा से अज्ञात के घन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि ने ध्वन्यात्मक शब्दों का सुंदरतम प्रयोग किया है। लयात्मकता की शैली कविता को और भी अधिक सुंदर बनाती है। बच्चों, इस प्रकार से इस प्रश्न में हमें कविता के सौंदर्य का वर्णन करना था। कविता का जो सौंदर्य शास्त्र होता है उसकी चर्चा करनी थी। अब जब भी आप बेटा इस प्रश्न का उत्तर लिखिए, इस प्रकार के किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखें, तो आपको 3-4 चीज़ों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी होता है। 3-4 चीज़ें लिखना जरूरी होता है। पहली चीज़ तो है बेटा कि कविता की भाषा शैली किस प्रकार की है। जैसे हमने बताया कि हमने तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग कवि ने किया है। फिर दूसरा चीज़ आपको बताना पड़ता है कि कविता में कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ हमने बताया था बेटा कि कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया था। पुनरुक्ति प्रकाश का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ये हमें बताना होता है। और तीसरी और अंतिम चीज़ हमें बतानी होती है कि लयात्मकता कैसी है, कविता का भाव किस प्रकार से है, कविता की जो अभिव्यक्ति है वो किस प्रकार से हुई है। तो ये 3 चीज़ें बेटा प्रमुख होती हैं किसी भी कविता की भावाभिव्यक्ति में या कविता के सौंदर्य की वर्णन में। तो बच्चों, इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमने समझ लिया। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। कवि ने उत्साह कविता के माध्यम से क्या संदेश दिया है, या कवि क्या संदेश देता है उत्साह कविता के माध्यम। ठीक है, तो देखिए, कवि उत्साह कविता के माध्यम से बादलों से बरसने को कह रहा है। अर्थात कवि ने जन सामान्य में नवीन चेतना भरने और उमंग एवं उत्साह के साथ कार्य करने का संदेश दिया है। कवि कहता है कि हृदय में वज्र जैसी शक्ति लिए बादलों, तुम ऐसी गर्जना करो जिससे निराश मनुष्य में चेतना एवं नवीन ऊर्जा का संचार हो। आइए बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने बादलों को संबोधित किया है। कविता के आधार पर बादल किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो प्रश्न है हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि बेटा ये लगातार प्रश्न 2-3 साल के अंतर से पूछा जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। कविता के आधार पर बादल निम्न अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला क्या है, जन सामान्य के ताप को नष्ट करने वालों के रूप में। दूसरा है, जल वृष्टि करने वाली शक्ति के रूप में। अंतिम है, नवीन चेतना एवं उत्साह संचारित करने वाले कारण के रूप में। तो बेटा ये 3 प्रमुख कारण हैं, ये 3 अर्थ निकलते हैं बादल के। पहला अर्थ ये निकलता है कि जन सामान्य, यानी कि जो लोग गर्मी से तप रहे थे उनके ताप को दूर करने वाली शक्ति के रूप में। फिर दूसरा अर्थ निकलता है कि जल वृष्टि करने वाली शक्ति के रूप में। और तीसरा जो अर्थ निकलता है बादल शब्द का, वह निकलता है एक ऐसी शक्ति या ऐसी चेतना के रूप में जो जन सामान्य को नवीन चेतना से भर दे और मनुष्यों को जागृत कर दे। आइए बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कवि व निराला ने बादलों की तुलना बच्चे की कल्पना से क्यों की। आइए इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं कि हमें परीक्षा में इस प्रश्न को कैसे लिखना है। बादल घने काले विशाल घुंघराले आकार से युक्त होते हैं। उनका रूप देखकर कविवर निराला को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बच्चे की कल्पना आज साकार हो उठी है। इसी प्रतीति, प्रतीति बेटा मतलब प्रतीत होना, अनुभव, ठीक है, या आभास के कारण कवि बादलों की तुलना बाल कल्पना से करते हैं। तो आइए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर जानने के बाद बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। उत्साह कविता में लोगों के विकल और उन्मन होने का क्या कारण था। कवि ने उनकी मुक्ति के लिए क्या किया। तो देखिए बच्चों, उत्तर समझ लेते हैं। उत्साह कविता में सारे जग के लोग भीषण तपन से विकल और उन्मत्त थे। लोगों में निराशा का भाव बढ़ रहा था। इस प्रकार की स्थिति को देखकर कवि निराला बादलों से गरज कर बरसने को कहते हैं। बादलों की गर्जन से सभी मनुष्य में नवीनता का संचार होगा एवं वर्षा के कारण सभी गर्मी से मुक्ति पाकर शीतलता का अनुभव करेंगे।
बच्चों इस प्रकार से हमने इस प्रश्न का भी उत्तर जान लिया। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्साह कविता में कवि बादलों से क्या अनुरोध करता है? उत्तर इस प्रकार से है, बादलों को क्रांति दूत मानकर सोए अलसाए एवं निराश लोगों में उत्साह एवं उमंग लाने का अनुरोध करता है। कविवर बादलों से गरज बरस कर शोषित पीड़ितों प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने का अनुरोध करता है। तो बेटा इस प्रकार से इस प्रश्न का भी उत्तर हमने समझ लिया। आइए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अट नहीं रही कविता में उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो के आलोक में बताइए कि फाल्गुन ने लोगों के मन को किस तरह प्रभावित किया है या किस तरह प्रभावित करता है। तो देखिए उत्तर इस प्रकार से है, फाल्गुन मास के वसंत युक्त प्रभाव से तन मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। मंद शीतल सुगंधित नव पवन पल्लव और रंग बिरंगे पुष्पों से लदे वृक्षों की डालियां वातावरण में मादकता भर देती हैं। मानव मन प्रसन्न होता से नाच उठता है। तो बच्चों होता यह है कि जब फाल्गुन मास आता है यानी कि वसंत आता है तो वृक्षों पर नए पत्ते आ जाते हैं, नए पत्तों के साथ साथ नए फल और फल के बाद फूल। तो जब सारे वृक्ष आपस में श्रृंगारित हो जाते हैं यानी कि सारे वृक्ष फल उठते हैं, फूल उठते हैं, तो इस समय में प्रकृति में उनकी सुगंध फैल जाती है और यही सुगंध जो है वो मादकता के रूप में हमें वातावरण में जान पड़ती है और इसी प्रकार से जो सारा वातावरण है वो सुगंधित हो जाता है। तो बच्चों ये था इस प्रश्न का उत्तर। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले प्रश्न की को कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। फाल्गुन मास में ऐसी क्या बात थी कि कवि की आंखें हट नहीं रही हैं? अब देखिए उत्तर कैसे लिखना है। कवि कहते हैं कि फाल्गुन की सुंदरता इतनी अधिक है कि उस पर से नजर हटाने को ही मन नहीं करता। अर्थात कोई भी अपने आप को बसंत का आनंद लेने से नहीं रोक पा रहा है। फाल्गुन की सुंदरता प्रकृति में समा नहीं पा रही है, यानी वसंत ऋतु में प्रकृति बहुत सुंदर लग रही है। जब वसंत ऋतु में हर ओर हरियाली और फूलों की खुशबू फैल जाती है, उस समय कवि को ऐसा लगता है मानो जैसे फागुन खुद सांस ले रहा हो और सुगंधित वातावरण से हर घर को महका रहा हो। तो बच्चों इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर भी हमने जान लिया। आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार से है, अट नहीं रही कविता के अनुसार फागुन मास का पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर इस प्रकार है बेटा, फागुन मास में चारों ओर बिखरा प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा ही आकर्षक है। सूखे मुरझाए वृक्ष हरे भरे होकर रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं। फागुन मास में वृक्षों की इस शोभा को देखकर ऐसा लगता है कि मानो स्वयं वृक्ष सुगंधित पुष्पों की माला पहनकर इतरा रहे हैं। तो बेटा होता ये है कि फागुन मास में पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं और पत्तियों के साथ साथ फूल भी आते हैं, और जब किसी वृक्ष पर पत्तियां आ जाएं, फूल आ जाएं, तो उसमें से सुगंध आती है और ये सुगंध ऐसा लगती है कि जैसे स्वयं वृक्ष माला पहनकर इतरा रहे हों, बता रहे हों कि देखो भाई हमने आज पुष्पों की माला पहनी है। तो बच्चों इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर भी हमने जान लिया। आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार से है, अट नहीं रही कविता के आधार पर बताइए कि बसंत ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। फिर इसी प्रश्न को बेटा दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे अट नहीं रही कविता में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं जो अन्य ऋतुओं में नहीं दिखाई देते हैं। एक और तरीका है पूछने का, तो वो इस प्रकार है, अट नहीं रही कविताओं के आधार पर वसंत ऋतु की शोभा का वर्णन कीजिए। बेटा एक बार मैंने आपको बताया था कि आबोध प्रबोध ज्ञान और कौशल 4 तरीके के प्रश्न होते हैं। तो अब आपको बताना है कि ये जो प्रश्न बताए गए हैं इनमें से कौन सा आबोध वाला प्रश्न है, कौन सा प्रबोध का प्रश्न है, कौन सा ज्ञान और या कौशल का प्रश्न है। बेटा ये चीज़ आपको बताना है। आइए बच्चों इसका उत्तर जान लेते हैं। आइए बच्चों इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। फागुन मास के समय प्रकृति हर चीज का पुनः निर्माण करती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं। इस कारण पूरा वातावरण फूलों की सुगंध से सुगंधित हो उठता है एवं रंग से रंगीन हो जाता है। मौसम सुहावना होता है, आकाश साफ स्वच्छ होता है
इस मौसम में पक्षी भी आसमान में स्वच्छंद विचरण करते हैं और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हैं। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है, लोगों में खुशी का माहौल होता है। इन सभी मायनों में फागुन का सौंदर्य अन्य मास की ऋतुओं से भिन्न होता है। तो बच्चों, ये था हमारा अंतिम प्रश्न का उत्तर। इस प्रकार से हमने परीक्षा की दृष्टि से संपूर्ण जो हमारी कविता थी इसको तैयार कर लिया, समझ लिया। अब बच्चों, चलते चलते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपकी परीक्षाएं आ चुकी हैं पास, तो अपनी परीक्षाओं की भरपूर तैयारी कीजिए। यदि हिंदी विषय में कोई संशय है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट कीजिए, हम उसका ज़रूर ही हल करेंगे, उसको ज़रूर ही आपको बताएंगे, आपकी दिक्कत को आसान बनाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए PW परिवार के साथ। धन्यवाद।